वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपके प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 3 जनवरी, फ्राइडे है। वीक का देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर में 2-3 आर्टिकल्स हैं जो इशू बेस्ड हैं। जैसे कि यहाँ पे हॉटेस्ट ईयर के बारे में यहाँ पे बताया गया कि उम्मीद करी जा रही है IMD और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कि 2025 भी अभी 2024 जो है सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट ईयर था आफ्टर 1901 के बाद से। ठीक है, अब जो है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट ईयर 2025 होने की उम्मीद यहाँ पे बताई जा रही है। उसके बारे में एक रिगार्डिंग आर्टिकल है। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि BPSC एग्ज़ाम लीक के वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं पिछले 10-15 दिन से, तो उसी पे एक आर्टिकल है यहाँ पे। ठीक है, तो और अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा जो है पेपर लीक पर एक जो एक्ट है, यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट 2024 जो है पास किया गया एक्ट, तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बता रहे हैं कैसे है क्या है, देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको ठीक है, यहाँ पे जो है क्रेडिट कार्ड्स जो हम यूज़ करते हैं ना, उस पर आपको पता है बैंक के द्वारा उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो उस पर केस फाइल हुआ था, ऑल्दो ये केस बहुत पुराना है 2008 का। तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, क्या है देख लेते हैं। और यहाँ पे चेस के बारे में है। देखिए मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझे चेस का इतना आइडिया नहीं है। आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर एक आर्टिकल जो है अब टाटा ने अनाउंस किया है। आपको पता है फ्लाइट में अभी तक जो है आप जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर जाते हो तो जो नेटवर्क्स होते हैं फ़ोन के वो काम नहीं करते हैं। फ्लाइट मोड में डाल दिया जाता है फ़ोन को। ठीक है, तो यहाँ पे अब अनाउंस किया गया है कि अब जो है यहाँ पे वाईफाई लगाया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, लेकिन हाँ वाईफाई के वो किस तरीके से काम करेगा स्पेक्ट्रम में क्यूरियोसिटी में आप देख सकते हो। लेकिन अनाउंस किया है इस पर रिगार्डिंग आर्टिकल्स और आएंगे इसके प्रोज कॉन्स पे। ठीक है, यहाँ एक आर्टिकल है उत्तराखंड के 4 धाम सर्किट पे। एक्चुअली आपको पता है ये जो है अप्रैल से लेकर नवंबर तक जो है ये जो एक विजिट है 4 धाम के, ये चलता है नॉर्मली, है ना। लेकिन नवंबर के बाद से लेकर कम से कम फेब तक ना, जब तक विंटर सीजन हमारा ऑन रहता है तब ये बंद कर दिया जाता है। लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि अब विंटर में भी जो विंटर्स का मंथ है अब से, यानी दिसंबर से लेकर फेब तक का, उस पर भी इस श्राइन्स को ओपन करा जाएगा। तो उसके बारे में एक आर्टिकल है, क्या है देख लेते हैं। और इकोनॉमी पेज से एक आर्टिकल मुझे IRDAI का लगा कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हम करवाते हैं ना, तो क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे केसेस फाइल हुए हैं। कम से कम 30,000 के आसपास हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड एक केस दर्ज हुआ है IRDAI के पास, कि ये बोलते हुए कि भाई जो कंपनियाँ होती है ना इंश्योरेंस की, है ना, वो क्या करती हैं, जो क्लेम होता है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है A और उसका एक्सीडेंट हो गया, उस पर वो इंश्योरेंस पे करते थे पहले प्रीमियम, है ना। उनके अब डेथ हो गई है तो उस पर जो है हेल्थ इंश्योरेंस को कवर अप देना होगा, पैसा देना होगा। तो क्या होता है कि वो जो सेटलमेंट होता है ना, वो उसमें इतना टाइम लगा देते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, जिससे उनका हॉस्पिटल्स का बिल नहीं पे होता है, हॉस्पिटल से कई बार डेड बॉडीज़ नहीं मिलती हैं। तो ये इशू सामने आया IRDAI के पास। तो IRDAI ने बोला है कि आपको नियरली 1 घंटे के अंदर अंदर कोई भी पेशेंट हो पूरे ओवरऑल इंडिया में जो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, उन्हें जो है अब इंश्योरेंस की सारी कंपनियों को 1 घंटे के अंदर आपको ये सेटलमेंट करना होगा। मैक्स टू मैक्स 1 से ये 3 घंटे जा सकता है, क्योंकि कई बार क्या हुआ है केसेस में बताया गया है कि 48 घंटे लगे हैं, कम से कम 4-4 5-5 दिन हो चुके हैं और क्लेम क्लियर नहीं होता, है ना, और डेड बॉडीज़ नहीं होती। और फिर आपको पता है कि जो पेशेंट होते हैं उनकी फैमिलीज़ के रिचुअल्स भी होते हैं अपने अपने रिलीजन्स के हिसाब से, वो चीज़ें अटक जाती हैं, फैमिली ऑलरेडी ट्रॉमा फेस कर रही होती है। तो इस पर एक आर्टिकल तो IRDAI के बारे में हम जो है, क्योंकि पता क्या है, ये देखिए प्री के हिसाब से IRD का आ जाएगा, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो, एक नज़रिया हमें पता चल रहा है, ये ऑल्दो बहुत छोटे से में कवर हुआ है कि ये भी ऐसे इश्यूज़ हैं कि कंपनी का सही तरीके से काम ना करना सोशली किस तरीके से ये हेल्थ इंश्योरेंस का एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें दिखता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं अब आर्टिकल्स। तो सबसे पहले हॉटेस्ट ईयर के बारे में अगर देख लें तो देखिए क्या होता है कि अभी IMD ने भी है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया था कि ओवरऑल वर्ल्ड में ना, जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है इंडिया की, 1901 के बाद से 2024 सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट ईयर रहा है। और WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये बात बोली है कि 2025 जो है आने वाले टाइम पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हॉटेस्ट ईयर रहेगा 24 के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जो
हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं जो मेनली पॉलिसीज़ बनाते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे, उन्हें यहाँ पे हमें सेवरल गार्डियल्स फ्रेम करने होंगे ताकि हम हीट के जो एक्शंस हैं उसके लिए प्लान्स बना सकें। हमें सी वॉल्स बनाने होंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड हमें इम्प्रोवाइज़ करना होगा, वेदर अलर्ट मैकेनिज्म पे फोकस करना होगा, जो हमारा पुराना ड्रेनेज सिस्टम है उसे इम्प्रोवाइज़ करना होगा, क्लाइमेट प्रूफ एग्रीकल्चर्स हमें बनाने या उसके अकॉर्डिंग हमें एग्रीकल्चर्स को शिफ्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत बताई जा रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे क्लाइमेट बढ़ता जाएगा, आपकी जो हॉट वेव्स हैं यानी हीट वेव्स जो हैं वो जितने बढ़ते जाएंगे उतना ही कंट्री के हर एक एस्पेक्ट पे, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे वल्नरेबल सेक्शंस में जैसे कि ओल्ड एज होती है, वुमेन होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, इन सबको इम्पैक्ट पड़ना ही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया की जो 30% जो कंट्री की GDP जनरेशन होती है ना, वो सीधा सीधा आपके एग्रीकल्चर से, फॉरेस्ट्री से, वाटर, पावर, यूटिलिटी और कंस्ट्रक्शन से होता है। और अभी रिसेंटली जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी ये स्टडी बताई है कि हीट वेव्स के बढ़ने से पिछले 5 साल में एग्रीकल्चर कम से कम 16% ड्रॉप आउट हुआ है, जिसकी वजह से GDP का 2.5% इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक अनदर रिपोर्ट है ग्लोबल कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी CBRE के द्वारा, नियरली पूरे देश में कम से कम 50% जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ना वो इन हीट वेव्स के वजह से स्टक हो चुकी हैं। आपको पता है कंस्ट्रक्शंस तो बिल्कुल ओपन खुले में करेंगे, है ना, और चलो एग्रीकल्चर में तो फिर भी जो किसान फार्मर्स होते हैं ना उनका टाइम स्लॉट होता है कि जैसे सुबह 4 बजे या 5 बजे खेत में चले जाते हैं और 7 से मैक्सिमम 8 बजे तक धूप सर पे आने तक जो है लोग काम अपना आधे से ज़्यादा निपटा लेते हैं। मैक्स टू मैक्स अगर आप बात करोगे ट्रॉपिकल रीजन की या इक्वेटर रीजन की, जैसे कि अगर आप बात करोगे नीचे सदर्न स्टेट्स की मैं बता रही हूँ, तो 8 बजे तक लोग खेती का काम कर लेते हैं क्योंकि इक्वेटर के पास है वो रीजन। हमारा जो तमिलनाडु, आंध्रा, केरला वाला रीजन है ये नियरली 6 डिग्री के आसपास पड़ता है, 6 to 8 डिग्री के आसपास। तो यहाँ सन ज़्यादा बहुत पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर अगर हम राजस्थान, यूपी, बिहार की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर आप राजस्थान, यूपी तो मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक काम करेंगे खेत में, उसके बाद वो 3-4 बजे जब सूरज ढल जाएगा तब उसके पास, क्योंकि 2 से 4 बजे का आपका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा पीक टेम्परेचर होता है पूरे ओवरऑल इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे 4 बजे के बाद खेती करते हैं और तो इस वजह से क्या होता है कि लेकिन जो कंस्ट्रक्शंस का काम होता है उसमें नहीं चलेगा, उसमें टाइमिंग नहीं होती, उसमें लोग 8 बजे या 10 बजे से काम शुरू करते हैं, 9 बजे से ले लीजिए, वो दिन में 12 बजे भी आपको पत्थर ठोकते हुए मिल जाएंगे, दिन के 2 बजे भी और दिन के 4 बजे भी। एज यूजुअल आपने अपने आसपास के कंस्ट्रक्शंस के टाइम पे देखा होगा, है ना। तो 50% इसलिए बहुत बड़ा एक हिट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर्स के फील्ड में। इसके अलावा RBI का एक रिपोर्ट आया जिसमें इन्होंने बोला है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग फेस करती है हमारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है अपने इंफॉर्मेशन को वाइड स्प्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास बहुत पैची फॉर्म में है, अलग अलग, कभी RBI कोई डेटा दे रहा है, कभी WMO अलग डेटा है, कभी IMD अलग डेटा दे रहा है, तो कोई पैची फॉर्म में बिखरे हुए हैं हमारे पास, एक फ्रेगमेंटेड वे में जो है डेटास नहीं है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि RBI ने अभी रिसेंटली जो है ना एक सिस्टम सेट किया, क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये काम क्या करेगा, जो पूरे ओवरऑल इंडिया में हर एक फ्यू किलोमीटर्स के अंडर में लोकल लेवल का सिनेरियो क्या है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज के लिए, उसका क्या क्या सिचुएशन चेंज होगा, उस चीज़ को एड्रेस करेगी ये क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर ने कहा कि ये काम कर रहे हैं लेकिन ये इनफ नहीं है। क्या होता है कि हमारे पास जिस तरीके से फ्लड्स, लैंडस्लाइड, सी लेवल, पुअर एयर, लॉस ऑफ ग्रीन लंग्स हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, दिल्ली का आप सिनेरियो पिछले 2 महीने से आप देख रहे हो आफ्टर द दिवाली, कितना ज़्यादा एयर पोल्यूटेंट 400 से ज़्यादा PM पार्टिकुलर मैटर क्रॉस कर चुका है, जबकि 200 पार्टिकुलर मैटर 2.25 और 10 जो है सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, और दिल्ली में तो 400 450 नॉर्मल हो गया है। आप समझ रहे हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हमें अपने पॉलिसी मेकर्स को काम करना होगा। पॉलिटिकल जो क्लास है वो क्या होती है कि कई बार इसे एक इंटरेस्ट फॉर्म में देखती भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक का काम करता है, कई बार इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है प्लानिंग के साथ ड्रेनेज सिस्टम, रेनफॉल प्लानिंग, इन सब चीज़ों पे काम करने की यहाँ पे राइटर ने बताई है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका एक स्टैटिक देख लेते हैं। देखिए एक बार IMD के बारे में देख लेते हैं। IMD जो है ये बना था 1875 और अभी रिसेंटली जो दिसंबर गया है ना,
आई थिंक 2023 का, उसमें 150वां साल इसको सेलिब्रेट किया गया था। काफ़ी न्यूज़ में आर्टिकल्स आए थे, ठीक है, 2023 की बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे IMD आ सकता है, एक आध साल में, अभी आया भी नहीं है MCQ। तो IMD 1875 में बना और ये नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मिनिस्ट्री आपकी अर्थ साइंस, याद रखिएगा, ठीक है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसके देखिए ये है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, पूरे ग्लोब में ना 6 रीजनल ऑफिसेज बनाए हैं WMO के। उसमें से वन ऑफ द रीजनल ऑफिस ना हमारे इंडिया का IMD है। आप समझ रहे हो, सिर्फ और एक कंट्री के लिए पर्टिकुलर एक IMD ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि और किसी कंट्री में नहीं है ऐसा, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, करंट और फोरकास्ट मेट्रोलॉजिकल का काम करता है, इंफॉर्मेशन देता है एग्रीकल्चर, इरीगेशन, शिपिंग, एविगेशन, ऑफशोर, ऑयल एक्सप्लोरेशन एरिया को, कि भैया जो स्पेशली जो वार्म अगेंस्ट होता है, जैसे कि साइक्लोन हो गया, डस्ट स्टॉर्म हो गया, हीट वेव्स के बारे में, इसके क्या कब आएगा क्या नहीं आएगा, है ना, सारी चीज़ें, ये सारा काम जो है मेट्रोलॉजिकल करता है। मेट्रोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर है, जो मेनली वेदर पैटर्न्स, एटमॉस्फेरिक फिनोमिना को स्टडी करता है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, प्रेसिपिटेशंस की स्टडी की जाती है। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है BPSC का, आपको बताया, देखिए राइटर बता रहे हैं कि पिछले 2024 के अंडर में लोकसभा का इलेक्शन भी हो गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब ऑपोजिशन के द्वारा कास्ट सेंसस की बात करी थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने सीधा सीधा बोला कि भैया मेरे लिए 4 ही जात है। कौन कौन सी है वो, पुअर है, फार्मर है, वुमेन है और यूथ है। तो राइटर यहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं, जब आपकी एक वन ऑफ द मेजर जात अगर कास्ट जो है यूथ है, तो आज यूथ का हाल जो अगर आप प्रेजेंटली बात करोगी, BPSC एग्जाम जो दिसंबर 13, 2024 को हुआ था, और आज 20 दिन हो चुके हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि पेपर का एग्जाम लीक हो चुका है। पेपर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो लीक हो गए हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो मेंटली जो है स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं राइटर गवर्नमेंट से, ठीक है। तो आपको पता है कि ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है, बहुत बड़ा इशू है, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही हुआ है। अब इसमें थोड़ा पॉलिटिक्स होने लग गया। अब जैसे पर्टिकुलर वहाँ की लोकल जो RJD पार्टी है, वो अब ये कह रही है कि वापस से नया एग्जाम होना चाहिए। दूसरी पार्टी कह रही है कि नहीं, जो कमीशन कह रहा है कि नहीं, जिस सेंटर में पेपर लीक हुआ था वहां पे एग्जाम रिकंडक्ट होना है। तो अब ये पॉलिटिक्स चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राइटर बता रहे हैं जो कंसर्न है हमारे लिए वो ये है कि भाई अगर आप 2024 का टाइम पीरियड देखोगे ना, तो नीट का एग्जाम भी जो है आपका लीक हुआ था। इसके अलावा जो PG एग्जाम्स होते हैं जो UGC कंडक्ट कराती है, नेट के एग्जाम्स जो होते हैं, नेट अलग है, नीट अलग है, आपको पता होगा। नीट तो जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम है मेडिकल के लिए, नेट एग्ज़ाम्स होते हैं जो आपको नेट क्वालिफाई करना होता है या आपका JRF क्वालिफाई करना होता है फॉर द हायर रिसर्च के लिए। अगर आपको PhD करनी है तो उससे पहले आपको नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए आपके पास नेट या JRF की जो सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए, है ना, ये क्लियर एग्जाम करना होगा। तो वो सारे एग्जाम्स, इसके अलावा कुछ स्टेट्स में जैसे कि UP, राजस्थान, तमिलनाडु, यहाँ भी इन्होंने पिछले साल काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी फेस करी। और UP का पुलिस का कांस्टेबल का आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये पहली बार नहीं है। इससे बड़ा जो एक घोटाला था 2013 में मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम करके बहुत बड़ा एक इशू उठा था। इसके अलावा जो है अगर 2014 से 22 तक भी देखोगे ना, तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो कैंडिडेट्स हैं जो अपीयर होते हैं उनसे सिलेक्शन से ज़्यादा, सिलेक्शंस का अगर रेशो देखोगे ना तो 0.33% है पूरे एक डिकेड में, है ना। उससे ज़्यादा तो यहाँ पे फ्रॉड, एग्जाम्स के फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, एग्जाम पेपर लीक होते हैं। तो ये अनफेयर है। और इवन गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को जो है पास किया था, एज अ एक्ट बनाया गया है। लेकिन फिर भी क्या ये इनफ है ना, क्या ये लॉ इनफ है, क्या ये बहुत बड़े स्कैम्स को रिजॉल्व कर पाएगी? तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे आर्टिकल में, ठीक है। तो अब एक बार हम अपने एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट को देख लेते हैं। देखिए आपको पता है ये अभी जो एक्ट है ये प्रिवेंशन ऑफ, देखिए प्री में आ सकता है, सॉरी मेंस में आ सकता है, प्री में भी आ सकता है, कोई कह नहीं सकता, लेकिन मेंस में 100% ही आ सकता है। पब्लिक अभी रिसेंटली आपको पता है 2024 की बात, आई थिंक राजस्थान पे एक पेपर क्वेश्चन एक्ट इसी रिलेटेड लीक के ऊपर एक एक्ट आया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो आ सकता है इन फ्यूचर भी, ठीक है, प्री में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट की अगर हम बात करें तो इसका एम क्या है? पहली बात तो इंश्योर करना है कि भैया फेयरनेस के साथ पब्लिक एग्जामिनेशन हो, स्ट्रेंथन करनी है, अकाउंटेबिलिटी ठहराना है कैंडिडेट्स का भी, जो स्टाफ जो इन्विजिलेटर जो काम करते हैं उस एग्जाम्स के ड्यूरेशन में। इसके अलावा अनफेयर प्रैक्टिसेस जो होती हैं उनके ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का स्ट्रिक्टली काम करना, जैसे विज्ञापन स्कैम है या फिर CBSE पेपर लीक 2018
हुआ था, प्रमोटिंग मेरिटोक्रेसी, मेरिट के बेसिस पे लोगों को जो है उन्हें जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें एड्रेस करना, रिस्टोर करना पब्लिक ट्रस्ट को, ठीक है। इसके अंदर प्रोविजंस क्या है इस पूरे एक्ट में ना, देखिए अनफेयर मीन्स के बारे में, यहाँ पे पेपर लीक क्वेश्चंस के बारे में, कैंडिडेट्स अगर करते भी हैं तो उन्हें किस तरीके से क्या करना है, सॉल्यूशंस क्या है, टेम्परिंग करना कंप्यूटर नेटवर्क रिसोर्सेज को, इम्पर्सोनेट करना कैंडिडेट्स को, ठीक है, जो भी फेक डॉक्यूमेंट्स उसे रीचेक करना, उसे पहचानना कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ है क्रिमिनलाइजेशन करना। अगर कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप के साथ इस तरह की चीज़ों को अगर अंजाम देते हैं तो उन्हें क्रिमिनलाइज करना होगा, उन्हें उन पर पेनाल्टीज़ लगानी होगी, उन्हें जो है सज़ा दिलाना होगा, ठीक है। तो पेनाल्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा पकड़ा जाता है पेपर को लीक करते हुए तो उसे कम से कम 3 से 10 साल की सज़ा होगी और फाइन में 1 करोड़ रुपए होगा। और अगर वो किसी सर्विस प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल कोई एग्जामिनर ही है जो उस एग्जाम हॉल में था, या इन्विजिलेटर है, अगर वो इन्वॉल्व है उसके अंदर तो उसे 1 करोड़ का फाइन देना होगा। उसके अलावा 4 साल तक वो किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन में कंडक्ट नहीं करवा सकते, ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। पर्सनल लाइबिलिटी जो है वो और इन्वॉल्व होगी इसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर ऑर्गेनाइज्ड ही, अगर पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशंस ही घोटा घपला करता है तो 5 से 10 साल तक की इसमें सजा होगी। हार्शर पेनाल्टीज 1 करोड़ है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करा जाएगा प्रॉपर्टी अटैचमेंट एंड फॉरफीचर्स का, ठीक है। तो दैट मीन्स वो उसके बाद से वो कोई और एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे और एडिशनल चीज़ें। और इसमें एग्जाम्स कौन कौन से कवर होंगे, देखिए एक तो होता है पब्लिक एग्जामिनेशन, जैसे कि अगर आपको कोई रिक्रूटमेंट करना है, कोई लाइसेंस बेस्ड है, गवर्नमेंट जॉब है। इसके अलावा जैसे यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स होते हैं, नेट है, यूजीसी है, जेआरएफ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आपके हमारे यूपीएससी, एसएससी, ठीक है, पीसीएस के एग्जाम्स हो गए। इसके अलावा प्राइवेट एग्जामिनेशन सेंटर्स जैसे कि पब्लिक एग्जामिनेशंस खुद के अपने अपने रूल्स रन्स कराए जाते हैं प्राइवेट्स के द्वारा, एंट्रेंस एग्जाम्स, डिजिटल ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हो गए, ठीक है। ये सारे एग्जाम्स इस एक्ट के अंडर में जो है कवर होंगे, ठीक है। और इसमें इन्होंने बोला है कि इस एक्ट के तहत ना कैम्ब्रिज के द्वारा एक टेक्नोलॉजी बनाई है जिसको कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस बोलते हैं, CIA, जो स्कैन करेगी टेक्नोलॉजी अनऑथराइज मटेरियल्स को, जहां पता चलेगा कि डेटा लीक हो रही है, कहां कहां क्या रिसोर्सेज कहीं ना कहीं फेलियर रहा है, ये सी चीज़ें आइडेंटिफाई करा जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये मेंस में लिख सकते हो आप इसको कि किंग मार्टिन लूथर, जो जूनियर मार्टिन लूथर थे, उनका कहना था हमेशा कि देखिए इंटेलिजेंट प्लस जो कैरेक्टर होता है ना, वही मेन पर्पस होता है, वही मेन गोल होता है एक ट्रू एजुकेशन का, ठीक है। अगर आप चीट करके भी कोई एग्जाम में पास हो जाते हो तो आपकी इंटेलिजेंसी में मान लिया जाएगा कि आपने एग्जाम पास कर लिया, लेकिन एक आपका जो कैरेक्टर बिल्ड है ना वो नेगेटिव वे में होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक आर्टिकल था, ठीक है। आगे चलते देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है क्रेडिट कार्ड। देखिए आपको पता है आप में से बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते होंगे, क्योंकि देखिए क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि बैंक आपको पैसा देती है, एज अ लोन के फॉर्म में होता है, वो वापस आपसे इंटरेस्ट के साथ लेती है आपके सैलरी से, है ना, जब आपके अकाउंट में पैसा होता है। तो क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड के द्वारा 2008 में जो कंपनीज यानी जो बैंक है वही सारा कंट्रोल करती है क्रेडिट कार्ड्स को भी, जैसे ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, SBI है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं। उन्होंने बोल रखा था 2008 में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन के द्वारा कि हर साल 30% का जो है जो प्रीमियम है वो लिया जाएगा, यानी इंटरेस्ट रेट कट करा जाएगा, ठीक है। तो इस पर केस फाइल हुआ था 2008 में, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि 30% लेंगे, लेकिन इसके बाद जो है अभी रिसेंटली लास्ट मंथ वापस ये केस उठा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि पहली बात तो भैया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कट होगा किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए, इसको फाइनल डिसाइड करने वाली अथॉरिटी है ना RBI है। RBI डिसाइड करेगी कि कितना जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट किया जाएगा किसी भी पर्सन के क्रेडिट कार्ड से, ना कि NCRDC डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये केस ऑल्दो 2008 का है, आवास पुनीता सोसाइटी वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टाइम पे, क्योंकि उस समय जो है 36 से 49% पर एनम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कट कर दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली अब ये बात बोला गया है। देखिए यहाँ पे ये भी था, जब 2007 में केस आया था, RBI ने 2 डायरेक्टिव्स निकाले थे। पहली बात, भैया जो बैंक है अपने मन से अपने बियॉन्ड जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कट नहीं करेगी। दूसरी बात जो है आपको क्लियर कट रखना होगा कि कितना एडवांस है, कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम बढ़ने पर आप कितना कट करोगे, ये चीज़ें आपको क्लियर रखना होगा कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या जाता है, इशू ये आ जाता है, क्योंकि देखिए अब ये सुप्रीम कोर्ट पे केस पहुँच गया ना, तो यहाँ पे अगर आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 देखोगे तो उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि बैंकिंग के इस तरह के किसी भी रेगुलेशन से इंटरफेयर करना
करने का। क्यों? क्योंकि फाइनल अथॉरिटी है ना आरबीआई के पास है। सेक्शंस 21A 1949 का एक्ट ये कहता है कि अगर बैंकिंग से रेगुलेशन से रिलेटेड ऐसे कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कौन निकालेगा? आरबीआई निकालेगी, ना कि कोर्ट जो है इसके अंडर में इंटरफेयर करेगी। ठीक है, तो इसलिए ये मुद्दे में था। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए अभी जो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, सतीश चंद्रा के अंडर में ये 20 दिसंबर को डिसीजन सुनाया गया था, तो कोर्ट ने अपनी तरफ से सफाई दी कि देखिए हम ना इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, जस्ट हम ये देख रहे हैं कि कहीं अब्यूज तो नहीं किया जा रहा अथॉरिटीज के द्वारा इस चीज को। ठीक है, फाइनल सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग बैंकिंग रेगुलेशंस आरबीआई के अंडर में ही होगी और आरबीआई ही डिसाइड करेगी आने वाले टाइम पे भी कि भैया क्रेडिट कार्ड क्या है, किसके अंडर में होगा, क्या कितने इंश्योरेंस को जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपकी पेनाल्टीज के फॉर्म में लगाया जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम जो है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 देख लेते हैं। देखिए बैंकिंग एक्ट 1949 को अगर देखें तो देखिए ये मेनली रेगुलेट करता है जितने भी हमारे इंडिया के अंदर कमर्शियल बैंक्स हैं ना उन सारे सबको। ठीक है, और ये एक्ट मेनली आया था 16 मार्च 1949 को फोर्स में आया। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इसके की प्रोविजंस की बात करेंगे तो ये काम क्या करेगा? फ्रेमवर्क तैयार करेगा, सुपरविजन करेगा कमर्शियल बैंकिंग के। ठीक है, लेकिन इसमें ना पहले देखिए याद रखिएगा, पहले एक्सक्लूड था प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी क्या होता है ना, जैसे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, क्या होता है कि ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को तो इजीली लोन दे देते हैं, लेकिन जब एग्रीकल्चर्स के लिए कोई फिशरमैन है, कोई बहुत छोटे छोटे एमएसएमई फील्ड के जो लोग होते हैं ना, उन्हें लोन नहीं मिलता। तो यहाँ पे एक प्रोविजन था, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को लाया गया कि भैया कोई भी बैंक होगा ना, स्पेशली जो एनबीएफसी है, रूरल बैंक्स है, वो अपने पास जितनी भी अवेलेबिलिटी है लिक्विडिटी की, उसका 40% पहले आप इनके लिए निकालोगे, इस सेक्शंस के लिए निकालोगे। ठीक है, तो पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर ना तो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी था, ना कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक्स, ये सब चीजें कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं वो सब भी नहीं थे यहाँ पे। ठीक है, 1949 में, याद रखिएगा, मैं आगे बताती हूँ क्या है। इसके बाद अगर हम पावर की बात करें तो आरबीआई इस एक्ट के अंडर में क्या क्या कर सकता है कमर्शियल बैंक के साथ, उनके जो लाइसेंस प्रोवाइड होते हैं कमर्शियल बैंक, जैसे आपके पास एसबीआई है, कैनरा बैंक है, आईसीआईसीआई, उनके पास जो लाइसेंस होता है ना वो आरबीआई इसी एक्ट के तहत जो है प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा उनके शेयर होल्डिंग्स, उनके वोटिंग राइट्स के बारे में, उनको सुपरवाइज करने में, उनके जो भी मैनेजर्स बोर्ड्स होते हैं उनको अपॉइंट करने में आरबीआई रेगुलेट करेगा, उनकी कंप्लाइंसेस को इंश्योर करने में अलाउ करेगा आरबीआई टू इशू इंस्ट्रक्शंस और ऑडिट ऑफ बैंक्स के लिए, एम्पावर करेगा आरबीआई इन सारे मॉर्टेरियम्स को, मर्जर्स को, लिक्विडेशंस ऑफ बैंक्स को। कोई भी इश्यूज होगा वो मेनली जो है अगर पेनाल्टी वगैरह भी लगाना होगा तो आरबीआई के अंडर में ही किया जाएगा। ठीक है, लेकिन 1965 में एक अमेंडमेंट होता है इस एक्ट के तहत जिसके अंडर में कोऑपरेटिव बैंक्स को इसके अंदर में लाया जाता है सेक्शन 56 के तहत। यानी जो पहले कोऑपरेटिव बैंक्स इस एक्ट के अंडर में नहीं था वो 1965 के बाद इस एक्ट 1949 बैंक रेगुलेशन एक्ट के अंडर में इसको ला दिया गया। दैट मीन्स अब आरबीआई ही जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स को भी जो है नज़र रखेगी। कोऑपरेटिव बैंक्स के जो भी लाइसेंस होंगे, जो भी वो एसएलआर सीएलआर के फॉर्म में जिस तरीके से भी रखना होगा कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, वो सारी निगरानी कौन रखेगा? आरबीआई रखेगी। इसके फीचर्स अगर हम देख लें तो नॉन बैंकिंग जो बैंक्स होते हैं उनके क्या क्या मनी है, डिपॉजिट्स है, रिस्क रिडक्शंस हो गए, कैपिटल स्टैंडर्ड्स हो गए, जो भी एक्विजिशंस होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है वो कितना होगा बैंक्स में, ये सारी चीज़ें इसके अंडर में डिसाइड होंगी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, एक बार देख सकते हो, ऐसा चिंता इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 2020 का अमेंडमेंट। क्या होता है कि 1965 के बाद ना सीधा अमेंडमेंट 2020 में हुआ और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन के द्वारा क्या अनाउंस किया गया कि भैया अभी जो है कोऑपरेटिव्स, कुछ ही कोऑपरेटिव बैंक्स आपके आरबीआई एक्ट 1949 के अंडर में थे, लेकिन अब सारे कोऑपरेटिव बैंक्स आरबीआई के अंडर में कर दिए गए। कम से कम 1400 के आसपास अर्बन बैंक्स में और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इसके अंडर में कवर करिए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, याद रखिएगा। सारे कोऑपरेटिव बैंक्स अब आरबीआई के एक्ट 1949 के तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर में आ गया है। जो आज आर्टिकल था जिसमें सेक्शन 21 बताया गया था कि जिसमें कोर्ट को बोला गया था कि 21 के अंडर में भैया जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उसके अंडर में कोई भी चीज का जो फाइनल डिसीजन है वो आरबीआई करेगा। वो किससे पता चलता है? ये देखिए 21 सेक्शंस, पावर ऑफ द आरबीआई टू कंट्रोल एडवांस बाय बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग पावर्स हैं कि 17 में रिजर्व फंड, कैश रिजर्व, जैसे सेक्शन 7 बहुत न्यूज़ में था, 10B भी न्यूज़ में था अभी 3 साल पहले। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से आते रहते हैं, तो आपको एक बार ये ग्लांस कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है चार धाम के बारे में। ठीक है, आपको पता है, सिंपली मैंने आपको पहले ही न्यूज़ बता दिया था कि न्यूज़ क्या है। पहले ये नवंबर तक ही चलता था, अप्रैल से नवंबर तक यहाँ पे यात्रा कर सकते हो चार धाम में। लेकिन यहाँ पे अब जो है स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है कि नवंबर से फेब तक जो विंटर सेशन बंद रहता है उसमें भी अब उसमें भी टूरिज्म आए। अब आएंगे कैसे? क्योंकि देखिए जो मेनली चार धाम है कौन कौन से भैया, आपकी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है। ठीक है, इसके श्राइन्स होते हैं इसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा जैसे यमुनोत्री है, अब ये बहुत ही हाइट पे है, इसका हाई एल्टीट्यूड है, तो उसको नीचे खालसरली के अंडर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। गंगोत्री को मोकाबा में, बद्रीनाथ को पांडुकेश्वर में और केदारनाथ को उखीमनाथ, यानी उनके जो पूजा करने का जो भी रिचुअल्स होते हैं ना, उन चीज़ों को यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर दिया जाएगा। नॉट पूरे कंप्लीटली उस श्राइन को, लेकिन थोड़ा बहुत उसका, ताकि जो पैसेंजर्स आते हैं, जो भी ट्रैवल्स टूरिज्म आते हैं, वो ताकि ऊपर इतने हाई एल्टीट्यूड में ना जाए विंटर्स में। आपको पता है ग्लेशियर्स के रेनफॉल्स होते हैं, स्नोफॉल्स होते हैं, तो बहुत डेंजर है इस टाइम पे। तो नीचे अगर कम एल्टीट्यूड में लाएं तो इससे क्या होगा, क्योंकि उत्तराखंड का जो इसके वजह से क्या होता है कि उत्तराखंड की 8.4% जीडीपी ना सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंड है। तो यहाँ पे कम से कम 3 से 4 महीना ये टूरिज्म लो होने से यहाँ के जीडीपी को इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने इसका एक नया सोल्यूशन निकाला है। तो हम एक बार देख लेते हैं केदारनाथ प्रोजेक्ट के। अब देखिए चार धाम यात्रा जो है ना उत्तराखंड में है, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के बारे में, जो कि अप्रैल से नवंबर तक चलता है या मई से नवंबर तक का। चार धाम प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं? एक्चुअली इसमें कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना है इन पिलग्रिम्स में। ठीक है, क्योंकि 900 किलोमीटर का हाईवे कवर होता है इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट के थ्रू। तो यहाँ पे जो है इस कनेक्टिविटी को ठीक करना ही चार धाम प्रोजेक्ट का मेन मोटिव है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए हाईवे है, डिफरेंट हाईवेज जाते हैं। अगर आप दिल्ली से ट्रैवल करोगे, क्योंकि ट्रैवल तो यहाँ पे हमारे नीचे के लोग सारे दिल्ली से करेंगे, तो यहाँ पे पहले आपको ऋषिकेश जाना होगा। ऋषिकेश से धारासू जाओगे तो आप यमुनोत्री के लिए नेशनल हाईवे 94 पकड़ोगे, गंगोत्री के लिए आप 108, फिर रुद्रप्रयाग जाओगे तो यहाँ पे नेशनल हाईवे 58। तो क्या होता है कि फ्रीजिंग जोन के टाइम ना, अभी विंटर्स में अभी पीक टाइम है आपका जनवरी के आसपास, तो ये पूरा फ्रीज हो जाता है ये हाई एल्टीट्यूड की वजह से। तो यहाँ पे क्लियरेंस करना ही जो है यहाँ चार धाम प्रोजेक्ट का मेन मोटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन श्राइन्स है वो कौन कौन से? केदारनाथ है, लोकेशन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को और सिचुएटेड है मंदाकिनी रिवर पे ये, और 12 ज्योतिर्लिंग डिवाइन को जो है यहाँ पूजा जाता है। बद्रीनाथ में ये जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट पे है। ठीक है, और ये बद्रीनाथ टेम्पल है, यहाँ पे डेडिकेटेड है ये लॉर्ड शिवा को। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चार धाम में, यमुनोत्री धाम को तो उत्तरा काशी डिस्ट्रिक्ट पे है, ये गॉड यमुना को है, और रिवर यमुना मेन यहाँ पे मेन डोमिनेटिंग रिवर है। गंगोत्री धाम में उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, गॉडेस ऑफ गंगा है। गंगा में यहाँ पे सारे स्केयर्स ऑफ ऑल रिवर्स को माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर आप देखिए, ये इसमें ना क्वेश्चंस आ चुका है यूपीएससी में और आ भी सकता है इन फ्यूचर्स में। पहले 1995 के आसपास आया था कि यमुनोत्री जो है आपकी यमुना रिवर, यमुनोत्री ग्लेशियर्स है, ये सारे ग्लेशियर्स हैं, याद रखना ये ग्लेशियर्स भी हैं। तो इस ग्लेशियर से यमुना रिवर निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी है ना, वो जब देवप्रयाग में आके मिल जाते हैं तो गंगा बनती है। इसके बाद जब केदारनाथ है, जब वो पहले मंदाकिनी होती है, केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है, रुद्रप्रयाग में आती है, मिलती है, रुद्रप्रयाग के बाद वो देवप्रयाग के बाद वो गंगा में आके मर्ज हो जाती है। इसके बाद ऐसे ही बद्रीनाथ है, तो बद्रीनाथ में पहले ये अलकनंदा है, अलकनंदा में विष्णुप्रयाग स्टेशन में आके धौली गंगा मिलती है, फिर नंदप्रयाग में आके अलकनंदा, विष्णुप्रयाग, धौली गंगा ये सारे मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद पिंडारा गंगा आके मिलती है इन्हें कर्णप्रयाग के पास। ठीक है, फिर उसके बाद ये रुद्रप्रयाग, फिर देवप्रयाग, फिर जाके गंगा में मिल जाती है ये बद्रीनाथ भी। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन आप बिल्कुल याद रख लिए, बना लीजिएगा इसको, क्वेश्चन आता है इससे। और चार धाम का जो हाईवे है ये ना, यमुनोत्री के लिए आपको ऋषिकेश से जाना होगा धारासू, फिर यहाँ से हाईवे आपको गंगोत्री ले जाएगी। इसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, पिथौरागढ़ और तारकपुर, ये जॉइंट याद रखिए पिथौरागढ़ ना, बाकी जो 3 श्राइन है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ से, ये पिथौरागढ़ वाला जो एरिया है जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये IRDAI के बारे में बताया था मैंने, हेल्थ इंश्योरेंस को। आई थिंक आपको ये इशू समझ में आ गया। एक बार IRDAI के बारे में देख लेते हैं। देखिए IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, मेनली री इंश्योरेंस का काम करती है। जितनी भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार है, जितने भी कंपनीज है ना, मैक्स इंश्योरेंस है, जितने भी LIC है, उन सारे अथॉरिटी का रेगुलेशंस ये स्टैट्यूटरी बॉडी करती है। 1999 में बना था पार्लियामेंट में। पहले हेडक्वार्टर दिल्ली में था, अब इसको हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। और इसको 1938
38 तक ना ये इंश्योरेंस रेगुलेशन एक्ट 1938 के तहत था, इसको अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी 1999 ने रिप्लेस करा है। ठीक है, एक बार अमेंडमेंट हो चुका है इसका, और ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, आ चुका है, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें कवर कर रही हूँ, क्योंकि प्री के हिसाब से ये जितने भी मैंने स्टैटिक कवर किए हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी में एज अ ऑप्शंस के फॉर्म में या एज अ क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आज का न्यूज़ था। थैंक यू।